आज की इलेक्शन के मुतालिक की जो मीटिंग हमारे ग्राम भाई ने बुलाई है, जिसकी सदारत हमारे हाजी उमर साहब ठेकेदार कर रहे हैं और इसकी निज़ामत हमारे अशरफ अली एडवोकेट साहब कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से निज़ामत कर रहे हैं। मैं उनको ज़रूर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर हाजी उमरदीन साहब तशरीफ फरमाए, हाजी लुकमान साहब और मेरे साथ आए बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं रईस मलिक साहब, चौधरी अबू बकर साहब, हाजी अब्दुल्ला चेयरमैन, राशिद भाई और हमारे जो इनका नाम मैंने अभी लिया है हाजी अकरम अली सभासद और इसके कन्वीनियर भी है आज की मीटिंग के। हमारे रिश्ते में भाई लगते हैं राशिद डॉक्टर कफील साहब, यूसुफ मलिक साहब, अब्दुल्ला साहब, ताहिर भाई साहब, शाहिद भाई, मोहम्मद इफ्तिखार साहब, हाजी आबिद सईद साहब, सैयद एहसान जो अब मेरे साथ आए हैं, शादाब मोहसिन साहब, शाहिद गाजी साहब, नदीम साहब, पप्पू भाई, बादल गाजी जो कि पार्षद हैं, इरफान कुरैशी साहब, हिफ्जुर रहमान, हिफ्जुर राना जी, आबिद जहीर साहब, हाजी इस्लाम साहब और आखिर में मेरे बहुत ही अजीज़ जिनके साथ मेरा हज के दौरान तकरीबन 40 दिन का सफ़र हुआ, उनमें हाजी वाहिद साहब और हाजी बाबू साहब और दूसरे मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जिनका मैं नाम नहीं ले सका और मेरे नौजवान साथियों, बच्चों। आज की मीटिंग जो इस वक्त जारी है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि किस मकसद से हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मुझसे पेशतर तमाम तफसीलात मेरे साथियों ने और ख़ास तौर से हमारे जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं वकील साहब, उन्होंने बखूबी बयान की। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सब बातें आ चुकी। मैं चाहूँगा कि मैं भी अपील करने के बाद अपनी बात ख़त्म करने का काम करूँ। आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन एक दो बात, चूँकि जिस वालिहाना मोहब्बत का इजहार मेरे लिए यहाँ किया गया है उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। हालांकि मेरा एक ताल्लुक़ है यहाँ से और बहुत पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि हमारे ख़ानदान के कुछ अफराद यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं जिनको आप लोग जानते हैं तेल वालों के नाम से। हमारे बड़े बाबूजी भी काफ़ी दिनों तक इस इलाके से नुमाइंदगी की, उन्होंने आप सब लोगों की खिदमत की। यहाँ पर वाइस चेयरमैन भी काफ़ी अरसे तक रहे। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे साबिक़ मरहूम MLA हाजी अलीम साहब, हमारे बाबू भाई, हमारे अब्दुल वाहिद साहब और हाजी फम्मू, इत्तफाक से हम हज के लिए गए तो एयरपोर्ट पर पहली मुलाकात इन्हीं लोगों से हुई और हमारे साथ हमारे दानिश भाई थे, उन्होंने मुलाकात की कि भाई ये हमारे ताल्लुक़ के लोग हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं। तो उनसियत हुई, तो एक दूसरे से मिले और इत्तफाक की बात यह है कि जब हम लोगों को कमरे का अलाटमेंट हुआ तो हमको सबको एक ही कमरा मिला और कुल मिलाकर यह है कि यहाँ से जो साथ हमारा बना एयरपोर्ट से, और जब तक हम एयरपोर्ट पर लौटे तभी ख़त्म हुआ वो। उससे हम अपने सहारनपुर के लिए रवाना होगा और ये बुलंदशहर के लिए रवाना।
कुल मिलाकर मेरा कहने का मकसद यहाँ ये है कि एक हदीस है कि आप कैसे शिनाख्त करेंगे कि आपका जो जिससे ताल्लुक़ है, ये जिससे सामना हो रहा है या साबिक़ है, वो आदमी अच्छा है या ख़राब है। तो उसमें है कि भाई अगर आपने उनके साथ सफ़र किया हो या आपने उनसे कारोबार किया हो, तब आप पहचान सकते हैं कि वो लोग अच्छे हैं या नहीं। इत्तफाक की बात यह है कि मेरा इनसे 40 दिन तक लगातार हाजी अलीम साहब से, वाइस साहब से और हाजी बाबू से ताल्लुक़ रहा, साथ साथ रहे। और यकीन जानी मैं और मेरी मिसेज, हम 2 ही लोग थे, लेकिन मुझे हज मुकम्मल होने के बाद भी एहसास नहीं हुआ कि भाई हम हज करके आ गए वापस। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हाजी वाइस साहब बेशतर में कई मरतबा हज कर चुके थे, इसलिए हमें कहीं भी जाना होता था तो हाजी वाइस साहब कहते थे कि चलिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये अरकान ऐसे अदा होगा, अब वापसी होगी। जितनी जिम्मेदारियाँ थी ये सब हाजी वाइस साहब की थी, क्योंकि मैं भी पहली मरतबा गया था, हाजी बाबू भी पहली मरतबा गए थे, हाजी अलीम भी पहली दफ़ा गए थे और हाजी फहमू भी पहली दफ़ा गए थे। तो इसलिए मेरे दिल में हाजी वाइस साहब की तो बेइंतहा कदर है कि जो एक जहन में बोझ होता है हज के दौरान, जो पहली मरतबा हज के लिए जाता है तो जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर रहता है। लेकिन जिस वक्त इनका साथ मिला तो यकीन जानिए, मैंने पहले कहा कि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं महसूस हुआ कि मुझे कोई परेशानी हुई या मुझे मेरा टाइम कितना हज के दौरान लगा है। चलिए, मैं उस वक्त का आज मौका मिल रहा है कि मैं इनके लिए अपनी ज़बान से ये दुआ अदा कर दूं कि भाई अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। ये एक मेरा रिश्ता है। और एक और मैं आपसे बता दूं कि इस बस्ती में आने का मैं पहली मर्तबा नहीं आया। मैं शायद 10 साल का हूँगा, उस वक्त मेरा आना हुआ। और आप लोग जानते होंगे हाजी हसीब साहब को, हाजी सलीम साहब को, उनकी शादी थी जिसमें मैं शामिल हुआ था। तो उस वक्त से फिर हमारी यहाँ पर रिश्तेदारियाँ, हमारी फूफी हैं, हमारे और भांजे हैं, भतीजे हैं, ये सब लोग हैं, आना जाना मुस्तकिल रहता है। तो एक आप लोगों से लगाव है, तो इसलिए। और यहाँ आने के बाद जाहिर बात है कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा, और एक अपनाइयत जो मिली है, मैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इलेक्शन की बात पर आता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर सीधे सीधे अल्फाज में कहना चाहूँगा कि इस वक्त किसी पार्टी से कोई मतलब मत रखें। समाजवादी से कोई बुराई अच्छाई, बहुजन समाज की बुराई अच्छाई, लोक दल की बुराई अच्छाई, कोई गर्ज मत रखें। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। अगर हमारा ये मन है और आपका और हमारा ये फर्ज आज की तारीख में बनता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में अपना योगदान दें। अगर हम गफलत बरतेंगे तो यकीन जानिए बहुत बड़ा नुकसान फिर से होने वाला है। आज भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में दिल्ली में भी है और आपके यूपी में भी है, लेकिन आपको कोई बताने वाली बात नहीं है कि कितनी परेशानी हमारे आपके लिए है। सिर्फ आपके और हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे अलावा जो दूसरे समाज, ऐसी समाज के लोग, यहाँ तक कि अब नंबर आ गया किसान लोगों का भी, नंबर आ गया मजदूरों का भी और कारोबारी लोगों का भी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मौका पड़ता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं,
और जब इनको मौका मिलता है तो मजदूरों का हक छीनने में भी देर नहीं करते। और इसके अलावा जब इनको मौका मिलता है ये किसानों का हक भी छीन लेते हैं। असल बात क्या है? असल बात यह है कि ये पैसे वालों की पार्टी है और उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। उसके लिए ये चोला बदल है, ना ही मुल्क में रहने वाले आवाम की बेहतरी के लिए। तो इसलिए हमारा और आपका फर्ज बन जाता है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। आज आप किसी बिरादरी की बात मत करें, किसी मजहब की बात मत करें। जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को जमीन के नीचे पहुंचा दिया उसके बारे में सोचें। सबसे पहले जिस वक्त नोटबंदी हुई तो आपको एहसास है, आप और हम सब उस मरहले से गुजरे हैं कि जब गरीब, अमीर, दबा कुचला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लाइन लगाकर बैंक के बाहर खड़े थे। लेकिन इनको एहसास नहीं था इस बात का, क्योंकि ये जान रहे थे कि गरीब लोगों का पैसा बैंक में आ रहा है जो हमारे काम आएगा। और वो पैसा उनके काम आया। तो मेरा कहना यहां है कि ये लोग अमीर लोगों की पार्टी है। अमीर लोगों का जेब भरने के लिए गरीब लोगों से, चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, उनकी जेब से पैसे निकाल लिया और उस पैसे को चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो और बजाज हो, कोई टाटा हो, बिरला हो, उनको देने का काम किया। ऐसे इन्हें एक और कदम उठाए जीएसटी के नाम पर। जीएसटी के नाम पर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया और इतना घटिया तरीके से इस्तेमाल किया कि लोगों के दिवाले निकल गए। लोगों का पैसा जीएसटी के नाम पर सरकार के कब्जे में चला गया और मनमर्जी के तरीके से लोगों को वापस करने का काम किया। चाहे उनका कारोबार बंद हो गया, एक एक साल तक जीएसटी का पैसा वापस नहीं हुआ और जितनी जीएसटी लगी उतना ही पैसा कारोबार करने वाले के पास था, वही अपने पास उन्होंने खींच लिया। इसी तरीके से आप देखते हैं कोरोना के टाइम पर सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए हमारे यहाँ की ये मौजूदा सरकार दिल्ली इस हद तक चली गई कि जो लोग बीमार थे बाहर उनको घर आने की दावत दी। और आज यह है कि कोरोना की वजह से हिंदुस्तान की मईशत धरातल में चली गई, जमीन के नीचे चली गई। तो ये लोग हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते। ये इशू बनाते हैं, चाहे वो हिंदू और मुसलमान का बनाना पड़े, सिख और मुसलमान का बनाना पड़े, एससी का या मुसलमान का या हिंदू का बनाए, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। शातिर लोग हैं, अपने तरीके से ये चाले चलते हैं। मैं अभी आपको एक दो बात कहना चाहूंगा कि संविधान के अंदर रिजर्वेशन दिया गया। बाबा साहब एससी समाज के लोगों को रिजर्वेशन दे गए। उसके बाद अब से 30 साल पहले बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन मिला। लेकिन जब इस समाज को, जिसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, उनको यह एहसास हुआ कि ये गरीब लोग, चाहे वो समाज ऐसी समाज के हों, बैकवर्ड हो, ये मजबूत होते जा रहे हैं। सरकारों में इनका दखल शुरू हो गया है। तो उन्होंने फौरन प्लानिंग बदल दी। अब उन्होंने नौकरियां खत्म करने के लिए रिजर्वेशन न देना पड़े, अब जो सरकारी महकमे थे, चाहे वो एयरलाइन था, चाहे रेलवे थी, चाहे बीएसएनएल था, चाहे और दूसरी चीजें थी,
एयरपोर्ट थे, बंदरगाहें थी, इनको आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया, ताकि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपनी मर्जी से रखती है, उसको उस पर आपका रिजर्वेशन लागू नहीं होता। तो इस तरीके से अब जो नौकरी मिलती थी गरीब लोगों को रिजर्वेशन के नाम पर, उसको भी खत्म करने की ये सरकार तैयारी कर रही है। तो मेरा यहाँ कहना है कि हमें अब ऊंचे उठकर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, हिंदुस्तान के रहने वालों की बेहतरी के लिए और उस माहौल को पैदा करने के लिए जिसमें हमेशा भाईचारा कायम रहा है, उसके लिए हमें और आपको ये तय करना है कि हम किस तरीके से इस बेकार पार्टी की हुकूमत को हटाने का काम करें। इसकी शुरुआत हो चुकी। आप शायद अंदाजा कर लें कि बिहार के रिजल्ट भाजपा के खिलाफ आने वाले हैं। इसी तरीके से हमें भी आने वाले यूपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पहला मैसेज बुलंदशहर से देना होगा। और ये आखिरी कील भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के खिलाफ जो पहली बुनियाद की ईंट रखेंगे वो बुलंदशहर की आपके जरिए रखी जानी चाहिए। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए बात को कहना चाहूंगा कि हम अब इस बात का तय कर दें, हमारे पास यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं कि हम किसी और को वोट दें सिवाय बहुजन समाज पार्टी। ये जाहिर है, लेकिन इसमें मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हालांकि एक बहुत मलाल कर रहे हैं इस बात का कि एक मीटिंग रखी गई थी जो काफी बड़े पैमाने पर होने वाली थी, तो मैं समझता हूं कि उस मीटिंग के कैंसिल होने का हमें कोई मलाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बड़ी मीटिंगें मुतासिर करने के लिए और अपने हक में वोट बनाने के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सब लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हम बहुजन समाज को या हाजी यूनुस साहब को ही वोट करेंगे। तो अभी उन बड़े मीटिंगों की जरूरत भी नहीं है। और मैं आपसे बता दूं, हमें बड़ी मीटिंगों से परहेज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़ी मीटिंगें हों, जोश के अंदर हम लोग होश न खो दें और एक ही स्टेप, एक ही कदम ऐसा होगा कि जो भाजपा के लोग हैं वो मुत्तहिद ना हो जाए। इस चीज का हमें परहेज करना पड़ेगा। हमें अपना जहनी तौर पर ये तैयार होना है कि हमें जोश के अंदर होश नहीं खोना, किसी छोटी छोटी बात पे हमें नहीं लड़ना, अपने आप को बचा कर रखना है। अगर कोई हादसा नहीं होता तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके हक में ही आएगा। ये इक्वेशन बता रही है, मैं नहीं बता रहा। इलेक्शन की इक्वेशन ये है कि आप अपना वोट भरपूर डाल दें, वक्त से पहले डाल दें। मैं आपको एक मिसाल अपने से मुताल्लिक बता रहा हूं कि जिस वक्त मैं मेयर का इलेक्शन लड़ रहा था, माहौल हमारे हक में था, लेकिन आखिरी वक्त 4 से 5 बजे तक जब ये लगा कि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक साजिश के तहत 4 बजे से 5 बजे तक का पोलिंग रुकवा दिया। हर पोलिंग स्टेशन पर जहां पर वोट हमारे हक में जा रहा था वहां लाठी चार्ज करा दिया। जो मौजूद थे वो भी चले गए और जो आने वाले थे नए वो आए नहीं। तो कुल मिलाकर तकरीबन 20,000 वोट का हमें नुकसान हुआ और हम 1500 वोट से हार गए।
तो इस बात का आप ख्याल रखें कि अपना वोट इंतजार किए बगैर शुरुआती दौर में ही डाल दें, वो हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। और अभी एक और नई बात, मैं चूंकि वो इत्तफाक से मैं किसी बिरादरी बेस पे ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, चूंकि हमें अब इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा तभी हम मुकाबला कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जब हमारी बात आती है तो बिरादरी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ आपके एक ही समाज की बात होती है। तो इसलिए हम आपस में इस बात का ख्याल रखें। एक मिसाल है, वकील साहब, आपने भी सुना होगा कि भाई शेर को टपके का डर होता है। शेर किसी से नहीं डरता, टपके से डरता है। तो आपके लोगों के बीच में भी एक टपका है जिसे आप समझ रहे होंगे, जिसे मैं कह रहा हूं, वो जो टपका है। तो उस टपके के हक में कोई वोट मत करें आप, क्योंकि आपका वोट बेकार चला जाएगा और चंद वोटों से हार जीत होने के इम्कान आता है, मैं आपसे बता दूं। और आपकी बढ़त तभी होगी जब आपकी परसेंटेज ज्यादा होगी। और ये भी आप मानकर जान लें कि आपका मुस्लिम समाज में, नाम लेकर कह रहा हूं, कि वोट डालने में बहुत तेजी दिखाता है, जबरदस्त पोलिंग करता है। ऐसे ही दूसरा समाज जो आपसे जुड़ा हुआ है, एससी समाज, वो भी 80 और 90% करता है। तो इसलिए आपके इम्कानात ज्यादा हैं कि दो समाज के लोग जो वोट ज्यादा डालते हैं एक साथ पहली मर्तबा इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना वोट ज्यादा से ज्यादा करें और बगैर किसी शोर मचाए। हमें दिक्कत ये आती है कि हम वोट कम डालते हैं और शोर ज्यादा करते हैं और घर से निकलते ही कहते हैं कि भाई फला को वोट दो, फला को दो, फला को वोट दो। वोट में आके अकेला ही डाला, लेकिन शोर पूरे गली से लेकर और पोलिंग तक करता जा रहा। उससे हमें नुकसान होता। खामोशी से, प्यार मोहब्बत से वोट डालें, कोई मौका ना दे कि कोई आप पर रिएक्ट करे। अगर आप पर हमने किसी ने मौका दे दिया रिएक्ट करने का, तो आपका वोट तो 2 गिरेंगे, अगर रिएक्शन हो गया तो 500 वोट रुक जाएंगे आपके। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 500 वोट डालना है, हमें 2 वोट की फिक्र नहीं करनी। अगर यह हो जाता है ना कि भाई आपका वोट डल गया, हम लड़ रहे हैं, पूरा पोलिंग बूथ ही बंद करा दिया, या भाई ये नाम में तब्दीलियां जो ठीक करा के लाओ, उन्नावे में तो 2 घंटे से खड़ा है यहाँ, पोलिंग बंद करा दिया, पहले मेरा डलो वोट। तो पता चला उस 1 घंटा में भी पोलिंग रुक गया तो आपके कम से कम 100 वोट तो चले ही गए। तो इन छोटी छोटी सी बातों का आप ध्यान रखते हुए सिर्फ इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि नॉर्मली हमारा पोलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैं शायद आप लोगों का ज्यादा वक्त ले लिया और हो सकता है कि कुछ बातें आपको पसंद आई हों, कुछ को ना आई हों। अलबत्ता मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम जात बिरादरी, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने वोट देने का काम करें, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। और ये पहली आगाज बुलंदशहर से करें तो हो सकता है अल्लाह ताला आप लोगों को इसके बदले कुछ ना कुछ जरूर नवाजेगा। और एक और मैं आपसे बता दूं, जो मैं खास बात बताना चाह रहा था कि अगर आपके लोगों में, आप लोगों के बीच में से किसी को मौका मिलता है तो उसका फायदा बहुत होता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, आपकी दुआओं से मुझे एक जिम्मेदारी मिल गई, तो मैं अपने यहाँ की बात बताना चाह रहा हूं कि आजकल जब सीए का जोर चला तो हर मुसलमान परेशान हो गया, क्योंकि सीए सिर्फ लाया ही आप लोगों के लिए लाया गया है, तो उसमें बहुत परेशान और एक दहशत, खौफ लोगों के दिलों में बैठ गए।
तो हर आदमी अपना आईडी कार्ड, अपना वोट, अपना ये, अपना वो, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब इकट्ठे करने लगा। यकीन जाने मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक आपके अपने बीच के होने का फायदा बता रहा हूँ कि कई हजार एक दिन में आईडी कार्ड के लिए फॉर्म भरवाने के लिए अटेस्टेड किया है। इसलिए कि आपके बीच का एक आदमी था जिसको आप लोगों के जरिए अथॉरिटी मिल गई थी उसको अटेस्टेड कर दे। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई तो सबसे पहली गाज तबलीगी जमात के लोगों पर गिरी और सबसे ज्यादा जोर आपके समाज पर रहा, फोकस रहा। लेकिन एक वक्त वो आया, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, एक वक्त के साथ साथ वो वक्त भी गुजर जाता है। तो उसमें जो तबलीगी जमात के लोग थे, आप को ये बताने वाली बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जेल से रिहा हमारे सहारनपुर से। सबसे पहले जमातें जो अंदरून हिंदुस्तान थी उसका सिलसिला सहारनपुर से शुरू हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये कि आपके बीच के लोग अधिकारी से जाकर अपनी बात मनवाने में सक्षम थे और उसका फायदा हम आप सब लोगों को, हमारे दूसरे भाइयों को मिला। तो अपना होने से ये फायदे होते हैं। और यहाँ भी ये मैं समझता हूँ कि मौका है कि आप अपने बीच के एक आदमी को जिम्मेदारी दें ताकि वो आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। उसका एक अपना दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, क्योंकि इख्तियारात मिले हुए हैं संविधान के अंदर मेंबर पार्लियामेंट को, एमएलए को, सभासद को। तो उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। और अभी हमारे